आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पे। और जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि बस एक वीडियो और बनाएंगे, तो ये आज अपना लास्ट वीडियो होगा। किसके ऊपर? रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर। और इस सीरीज में भी शायद लास्ट वीडियो हो। अगर आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। अगर टाइम एडजस्ट होगा तो मैं कोशिश करूंगा बनाने की, वो भी तभी जब ज्यादातर स्टूडेंट की डिमांड होगी तो ही, क्योंकि दोनों इजी चैप्टर्स हैं और आप इजीली उनको कवर कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उन दोनों चैप्टर्स के अंदर इजी हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी यही बताया था आपको और इस वीडियो में भी कह रहा हूं, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। वैसे आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 12 कितने नंबर पे है? ये 12 नंबर पे। और आप देख पा रहे हैं बोर्ड में भी पूछा हुआ है 2012, यानी 2012 बोर्ड में भी आया हुआ है। इसमें आपको कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है f जो r-3 यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कौन है? r-3। इसका मीनिंग क्या हुआ? r का मतलब रियल नंबर। r का मतलब क्या है? रियल नंबर। और उसमें से कितना कम कर देंगे? 3 को। यानी आप यहां सारे रियल नंबर ले सकते हो बस 3 को छोड़ के, क्योंकि अगर 3 लिया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। और इसका जो कोड डोमेन है वो क्या कह रहा है? r-1। यानी सभी रियल नंबर ले सकते हो, बस उसमें किसको नहीं लेना? 1 को नहीं लेना, ठीक है। क्या नहीं है? 1। कोड डोमेन के अंदर क्या नहीं है? 1। और डोमेन के अंदर क्या नहीं है? 3 नहीं है। ऐसे जो हमने 11 का क्वेश्चन किया था लास्ट में, तो उसमें जब हमने ऑन टू चेक किया था वहां पे, तो मैंने कहा था कि आप अपने से तो मांग ही रहा है कि फंक्शन दिखाइए ऑन टू, तो आप बस बिलोंग्स करवा दें। उसमें कईयों को ये लग सकता है कि वो जो y-3/4 जो कुछ आ रहा था वो नेचुरल नहीं हो सकता। तो वहां पे आप क्वेश्चंस के अंदर ये देखेंगे कि वहां पे जो आपने y सेट था वो y बिलोंग्स टू n और y इज इक्वल टू क्या था? 4x+3। यानी y खुद एक नेचुरल नंबर होगा जो 4x+3 की कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर उसको हम फॉलो करवा के लेके चलेंगे तो हमें ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा। और जिसमें प्रूव मांग ले उसमें तो आपको बस लिखते जाना है, दिखा दो ये 1 1 ये ऑन टू, बस टेंशन लेनी नहीं है। तो इसमें भी हमसे प्रूव मांग रहा है, भाई सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि फंक्शन कैसा है? 1 1 एंड ऑन टू। बस दो ही चीजें मांग रहा है, एक तो 1 1 और एक ऑन टू। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई? 1 1 यानी एक एक की देखेंगे भाई। और 1 1 के लिए हम क्या लेते थे? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r-3, क्योंकि यही तो है भाई हमारा डोमेन। डोमेन क्या आज के दिन? r-3। तो r-3 से हम दो एलिमेंट ले लेंगे, x1 एंड x2। फिर अगला काम क्या था हमारा? लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी इमेज इक्वल लेके चलेंगे और एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे। तो f(x1) की वैल्यू कितनी आएगी? देखो fx कितना है यहाँ पे? x-2/x-3। तो अगर इस x की जगह हम x1 रख दें तो इस x की जगह भी x1 रखेंगे और इस x की जगह भी x1 रखेंगे, तो f(x1) कितना आएगा? f(x1) कितना आएगा? यहाँ पे इधर x1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x1-2 अपॉन, यहाँ x की जगह x1 रखेंगे तो x1-3। जब यहाँ x था तो यहाँ x था, और जब यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ भी x1 आ जाएगा। अब इधर क्या चाहिए? f(x2), तो इस x की जगह क्या लिख लेंगे? आप x2 लिख लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? x2-2 अपॉन x2-3। हमें क्या लाना है? x1 इज इक्वल टू x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो x1 को x2 से करेंगे तो कितना लिखेंगे? x1 इंटू x2। फिर x1 को -3 से करेंगे तो माइनस के 3x1, -2 को यहाँ x2 से करेंगे तो माइनस का 2x2, और -2 को -3 से करेंगे तो +6 इक्वल। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 को x2 से करोगे कितना आ जाएगा? x1 इंटू x2। x1 को -2 से करेंगे तो माइनस के 2x1, -3 को x2 से करेंगे तो माइनस के 3x2, और -2 को -3 से करेंगे तो प्लस का 6। तो 6 और x1 x2 तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल।
क्या बचा आपके पास, ये इधर बचा माइनस के 3x1 माइनस के 2x2, उधर क्या बचा माइनस के 2x1 और माइनस के 3x2। अब देखिए बस सोल्व ही करना है स्टेप। अगर इस 2x2 को इधर ले आए तो देखो पहले से माइनस का 3x1 है और ये इधर आएगा तो प्लस का 2x1, उधर माइनस का 3x2 है और ये 2x2 उधर जाएगा तो प्लस का 2x2। तो 2x1 में से 3x1 आप जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस x1, इधर 2x2 में से माइनस 3x2 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस x2 बचेगा। दोनों तरफ से नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x2। इसका मतलब क्या हो गया, दस f इज 1 1। और दिखाना ही है भाई आपको, कैलकुलेशन करके बस x1 इज इक्वल टू x2 तक पहुंचना है, इसमें तो हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है, ऑन टू बोले तो आच्छादक है ना, आधा तक चेक करेंगे भाई। ऑन टू के लिए क्या बताया था, एक लेट y बिलोंग्स टू r माइनस 1, y की वैल्यू कहां से लेंगे r माइनस 1, यानी कोडोमेन से लेते थे भी हमेशा। कहां से लेते थे, कोडोमेन से एक y लेते थे और y इज इक्वल टू क्या मानते थे, लेट y इज इक्वल टू fx। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू fx कितना है, यहाँ पे देखो fx कितना है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहाँ fx, इस fx की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। और ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था कि यहां से आप ये जो भी वैल्यू होगी इसको x की टर्म में, x इक्वल y की टर्म में लिखेंगे। तो कैसे भी करके पूरी वैल्यू को x के इक्वल बनाना है। बनाने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, y को 3 से करेंगे तो माइनस के 3y इक्वल, इसके नीचे तो 1 है ना y के, तो y के नीचे यहाँ कितना है 1, डिनोमिनेटर में 1 है, और 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 2। तो xy, इस x को इधर ले आए माइनस x, और 3y उधर जाएगा प्लस माइनस 2। इनसे कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से x, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x कितना आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखिए अगर यहाँ y की वैल्यू 1 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते 1। अब आपने y लिया कहां से, r माइनस 1 से। इसका मतलब जहां से आपने y उठाया था उसके अंदर तो 1 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ r माइनस 1, यानी सभी रियल नंबर में से किसको कम कर दिया गया 1 को। तो y की वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकती, और जब y की वैल्यू कभी 1 होगी नहीं तो ये नॉट डिफाइन भी नहीं होने वाला कहीं, क्योंकि केवल 1 पे होगा नॉट डिफाइन, और 1 तो आपके पास है ही नहीं। कोडोमेन देखो, ये कोडोमेन ये है, इसमें कहीं भी 1 नहीं है, 1 को तो कम करवा दिया गया है पहले से। तो ये कहां बिलोंग्स करेगा r माइनस 3 में, यानी डोमेन के अंदर क्या कर जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसको क्या बोल देंगे, दस f इज ऑन टू, बस अतः f आच्छादक है। तो यही दिखाना था, एक तो 1 1 दिखाना था और एक ऑन टू दिखाना था बस। तो आपको प्रूव करवा दिए, लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन इसके ऊपर किए भी थे, और 1 1 ऑन टू पे तो हम पहले ही ऑलरेडी काफी क्वेश्चन से कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में जाने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हम पहले ही काफी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। बस ये पैटर्न हमें लिखना आना चाहिए थोड़ा ढंग से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है आपका बाइनरी ऑपरेशन, द्विव आधारित संक्रिया, एक्सरसाइज 1.4। थोड़ा कम पूछते हैं बोर्ड के अंदर इस एक्सरसाइज से, कभी कभी पूछ लेते हैं, और इजी क्वेश्चंस ही पूछा जाता है, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर 4 ही चीजों पे फोकस करना है। एक तो कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमेयता, एक एसोसिएटिव साचर्यता, एक आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव, और एक इनवर्स यानी प्रतिलोम। ये 4 चीजें ढंग से आपको निकालना आना चाहिए, और उसी के बेसिस पे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर चारों चीज अपनी कवर हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन के अंदर, और ये बोर्ड में भी पूछा गया है। 2
2013 यानी 2013 में। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है ताकि अपनी चारों पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाएं एक ही क्वेश्चंस के अंदर। तो जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, यहां पे क्या कह रहा है कि ए स्टार बी, आपको एक गिवन है, गिवन कि ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी अपॉन 4, और ए बी बिलोंग्स कहां करते हैं, क्यू प्लस के अंदर। क्यू प्लस, प्लस का मतलब पॉजिटिव हो गया और क्यू का मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो ए बी कैसे नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और ये स्टार क्या आपका, यही बाइनरी ऑपरेशंस है। देखो बाइनरी जो ऑपरेशंस है उसका नोटेशन कोई भी हो सकता है, कभी स्टार लिख लेता है, कभी डॉट लिख देता है, कल को कोई और भी यूज कर सकता है, बस उसका मीनिंग क्या है वो हमें समझना है। देखो यहाँ ए लिखा हुआ, यहाँ बी लिखा हुआ, और इन दोनों के बीच में क्या है, स्टार, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये स्टार जो है ये ए बी के साथ क्या कर रहा है, इधर देखो यहाँ ए था यहाँ बी, तो ये क्या करता है, स्टार दोनों का मल्टीप्लाई करता है, ए बी अपॉन 4 का डिवाइड करता है। बस इस ऑपरेशन का यही मतलब है कि इसके आजू बाजू जो लिखा होगा ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे जो स्टार है वो खुद किसमें, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ जो स्टार है वो किसमें डिफाइन है, क्यू प्लस इंटू क्यू प्लस से क्यू प्लस के अंदर डिफाइन। ये बेसिक डेफिनेशन है, तो इसका हमें वैसे कोई यूज करना नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, बस मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी अगर आपको स्टार, मान लो कल को कोई स्टार आपको कहे कि सेट ए के अंदर डिफाइन है, किसके अंदर, ए के, तो स्टार किसमें डिफाइन होगा, ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन हो जाएगा। अगर स्टार कभी रियल नंबर के अंदर डिफाइन है तो आर क्रॉस आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है थोड़ा सा, अगर आप कहीं लिखना चाहें तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसके अंदर क्या क्या दिखाना है। एक तो हमें क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव, है ना, पहला पॉइंट हम यही ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट। कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेयता या क्रम विनिमेय, ये दिखाना भी आपको, कम्यूटेटिव क्रम विनिमेय। इसके लिए कभी भी बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चंस आपके पास है और उसमें आपको कम्यूटेटिव चेक करना हो तो बस क्या चेक करना होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, बस ये आप चेक करवा दें। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आई, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाए आपका, बी स्टार ए आ जाए, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कम्यूटेटिव बोल सकते हो। तो देखो ये इसकी एलएचएस साइड है और ये आरएचएस साइड है, ये कौन सी एलएचएस और ये आरएचएस, जिस दिन दोनों इक्वल होंगे आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकाल रहे हैं, एलएचएस साइड। एलएचएस साइड कितनी है, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी देखो यहां लिखा हुआ है ए स्टार बी, तो स्टार क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड कर देता है, तो ए और बी का दोनों का क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 4 का क्या कर देगा, डिवाइड। इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे इधर, आरएचएस, आरएचएस इतना, इधर कितना है, बी स्टार ए, तो बी और ए पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ स्टार का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, बी ए अपॉन 4, इक्वेशन सेकंड। तो हम सबको पता है कि जितना मल्टीप्लाई ए बी का आएगा उतना ही बी ए का आएगा, यानी ए बी बराबर बी ए तो होता ही है, ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब क्या हुआ, दज स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या है आपका, कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमेय है, अतः स्टार क्रम विनिमेय है, यानी इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। तो एक तो हमें कम्यूटेटिव देखना था, वो आपको बता ही दिया कि आपको ए स्टार बी और बी स्टार ए चेक करने, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आप बोल देंगे कम्यूटेटिव है। दूसरा हमें यहाँ क्या चेक करना है, एसोसिएटिव। क्या चेक करना है, एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव का मतलब साहचर्य। दूसरा क्या दिखाना हमें, साहचर्य दिखाना है, एसोसिएटिव। अब साहचर्य के लिए क्या दिखाना होता है, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, है ना, ये आपको दिखाना है। अगर इसको ये फॉलो करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव बोलेंगे। एक क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस के अंदर लिया था जिसमें हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वहां भी चेक किया था, और वहां पे मैंने कहा था जब भी आपको कम्यूटेटिव चेक करना हो तो हमेशा 2 एलिमेंट का यूज किया जाता है। अगर आपको कभी भी एसोसिएटिव चेक करना है, साहचर्य चेक करना है, तो 3 एलिमेंट लिया जाए। कितने एलिमेंट लिए जाएंगे, 3। तो हमने यहाँ एबीसी 3 एलिमेंट है आपके पास। तो देखो एलएचएस साइड आपकी क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जिनके बाहर ये ब्रैकेट लगा हुआ, देखो या तो इधर वाले 2 पे लगाएंगे या उधर वाले 2 पे लगाएंगे। तो पहले ब्रैकेट किस पे लगा हुआ है, यहाँ ए स्टार बी के, तो आप इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना, ए बी के ऊपर। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड। ये आपका क्या आ गया, ए स्टार बी की वैल्यू, और आगे क्या लिखा हुआ है, स्टार सी। अब इस पूरे को ए समझे आप, ये पूरा क्या समझे, ए, और इसको क्या समझे, बी। ये आपके लिए ए की जगह काम करेगा, ये बी का। तो क्या पढ़ेंगे, ए स्टार बी। अब क्या पढ़ेंगे इसको, ए स्टार बी। और ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तो वैल्यू ये है आपकी ए बी अपॉन 4 इंटू मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, सी, अपॉन पूरे में किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का। ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करें 4 का डिवाइड कर दें। तो ये पूरी वैल्यू ए है, ये पूरी बी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें 4 का डिवाइड करें। तो कितना बन जाएगा आपके पास यहां से, ये ए बी सी अपॉन 16, 4 इंटू 4 इंटू में आ जाएगा ना, तो ए बी सी अपॉन 16। ऐसे हम क्या निकाले हैं, आरएचएस साइड। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, ए स्टार बी स्टार सी के ब्रैकेट। तो ए स्टार तो आप सेम लिख देंगे, पहले ऑपरेशन किस पे अप्लाई करेंगे, जिसके ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट किसके लगा हुआ है, बी स्टार सी के। तो स्टार क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो बी और सी का मल्टीप्लाई कितना होगा, बी सी, और किसका डिवाइड कर देगा, 4 का डिवाइड कर देगा। अब आपके लिए ये ए है और ये वैल्यू क्या है, बी। तो फिर से आप ऑपरेशन अप्लाई कराएंगे स्टार, तो दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू बी सी अपॉन 4 अपॉन 4। तो कितना हो जाएगा ये वापिस, ए बी सी अपॉन 16, है ना। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा अभी, 16। इक्वेशन सेकंड। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल आपकी है। तो आप क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, thus स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार कैसी हो जाएगी, एसोसिएटिव, यानी साहचर्य भी होगी। तो इधर हमने कम्यूटेटिव दिखा दिया, इधर हमने क्या दिखा दिया, एसोसिएटिव दिखा दिया। 2 पार्ट हो गए, और 2 पार्ट हमें आने लगे अभी भी बाकी। और इस क्वेश्चंस के अंदर प्रूव मांग रहा था, ये भी ध्यान रखना, है ना। क्या मांग रहा था, प्रूव। आपको प्रूव करना था कि ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव भी है, ये तो दिखाना ही था। दिखाना है तो वैल्यू इक्वल बनाए, कोई ज्यादा टेंशन ना लें, अपने आप बनेगी आपकी वैल्यू। अब अगला जो पॉइंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर है ना। तत्समक अवयव, उसको कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, और फिर उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी देखने वाले हैं। 2 पॉइंट और बाकी अपने इस क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगला पॉइंट अपना थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव हमें बताना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे लेट
आइडेंटिटी एलिमेंट कितना मान लें, ई। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना मान लेंगे आप, ई मान लेंगे। और इसकी खास बात क्या है इस एलिमेंट की, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जैसे अगर हम बात करें एडिशन की, योग के लिए, तो योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 0। क्योंकि आप किसी भी नंबर में, जैसे आपने 2 में 0 को ऐड किया तो रिटर्न में क्या मिलेगा, 2। 3 में आपने 0 को ऐड किया तो रिटर्न में क्या मिलेगा, 3। तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसके साथ आप अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट में वापस वही दे देगा। तो एडिशन के लिए कौन है, 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वापस रिटर्न में वही नंबर मिलेगा। तो 0 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, एडिशन के लिए, सॉरी, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 0। वैसे ही मल्टीप्लाई के लिए कौन होता है, 1 होता है। मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ई मानना है, तो इसको आप क्या चेक करेंगे, आपको बस क्या चेक करवाना है, ए स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। अगर ये इस कंडीशंस को फॉलो करेगा, यानी ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए, क्योंकि ई देखो यहां पे ई जिसके साथ भी अप्लाई होगा ना रिटर्न में वही देगा। ई जिसके साथ अप्लाई होगा रिटर्न में वही देगा। और दोनों साइड से चेक करना, आपको एक साइड से नहीं करना कभी भी, दोनों साइड से, इधर वाला भी और उधर भी, क्योंकि कई बार वैल्यू क्या हो जाती है अलग अलग। और ई जो हमेशा क्या होता है, यूनिक। ई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिक होगी, अद्वितीय होगी, यानी ई की दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ई शुड ऑलवेज यूनिक, ई हमेशा यूनिक रहना ही चाहिए। और जो वैल्यू ई की आएगी वो इसी सेट के अंदर लाई भी करनी चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी कि वो किसके अंदर लाई करेगी, इस सेट के अंदर बिलोंग भी करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए हम किसको चेक करेंगे, ए स्टार इज इक्वल टू ए, और इधर चेक कर लेते हैं ए इज इक्वल टू ई स्टार, है ना, दोनों को चेक करते हैं। ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 4। तो यहाँ ए है और यहाँ ई है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। इधर भी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन 4। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू कितना आया, 4। और 4 कहां बिलोंग्स करता है, क्यू प्लस के अंदर करेगा भाई। यहां से भी ई से ए कैंसिल, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 4, और बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया, 4 आया। देखो दोनों साइड से इक्वल आ रहा है और एग्जिस्ट भी कर रहा है, बिलोंग्स भी कर रहा है क्यू प्लस के अंदर, क्योंकि 4 भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ए बराबर कितना आया, 4। तो ये 4 कौन है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आपको बस एक पॉइंट और बताना है, और वो हमें क्या बताना है, इसके अंदर इनवर्स बताना है। अगर कह रहा है कि फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, है ना, इनवर्स एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स भी बता दोगे। तो पहले बात करेंगे इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव बताना भी आपको। किसको हमें बताना है, यहाँ पे प्रतिलोम अवयव को हमें बताना है। तो माना ए का प्रतिलोम बी है, या लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी कौन है, ए का इनवर्स है। अब देखो कभी भी अगर आपको इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो फिर आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अगर आपने आइडेंटिटी पता नहीं है तो फिर इनवर्स यहां नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या आना जरूरी है आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट के होना जरूरी है, उसका पता होना जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि ए का इनवर्स कौन है, बी, या बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ए स्टार बी जब आप लिखेंगे ना, तो इधर यहां पे जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या आना चाहिए, उस ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन कौन है, स्टार, उस ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया था, कौन आया था यहाँ पे, ई की वैल्यू 4, तो वो आएगा यहाँ पे 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ पे आप मान तो लेंगे कि बी जो है वो इनवर्स है ए का, और हमें बस बी बताना है कितना आएगा। तो जब आप ए स्टार बी लिखेंगे तो इधर कौन आएगा, हमेशा यहाँ कौन आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, किसका, स्टार का। तो यहाँ स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था, 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली, क्योंकि जब भी आप इनवर्स निकालेंगे तो उस पे जो ऑपरेशन आएगा तो रिटर्न में क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे मैं एडिशन वाले से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अभी क्या बताया था, 0। 0 क्यों होता है, क्योंकि हम 0 में जिसको भी ऐड करते हैं रिटर्न में वापस वही मिलता है। जैसे 2 में आपने 0 का ऐड किया तो क्या मिला, 2। तो यहाँ 0 को एडिशन के लिए क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर 2 का कभी इनवर्स निकालना हो, प्रतिलोम पता करना हो, एडिशन के लिए 2 का क्या निकालना हो, इनवर्स, किसके लिए, एडिशन के लिए, तो इस 2 में मैं क्या ऐड करूं, इस 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। और आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का कितना होता है, 0। यानी इस 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले, तो हम सबको पता है -2 करेंगे। तो 2 का इनवर्स कौन होता है, -2। किसके लिए, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए 2 का इनवर्स कौन होता है, -2। ऐसे ही यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो रिजल्ट में मुझे क्या आना चाहिए, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो यहाँ 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो कितना करना पड़ेगा, -2। वही हमारा इनवर्स कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स। तो यहाँ बी को हमने ए का इनवर्स माना है, और यहाँ तो एडिशन था आपका ऑपरेशन, यहाँ क्या है, स्टार, यहाँ क्या है, स्टार है। तो स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ कितना आया था, 4 आया था। ठीक है भाई, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, बस यही चीज इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली है थोड़ी अच्छे से। तो इधर आप आरएचएस साइड में हमेशा क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे। अब एपी का क्या मीनिंग है, यहाँ ए स्टार बी का क्या मीनिंग है, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 4, तो एपी अपॉन 4 इजिकल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एपी इजिकल टू 16, तो बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 16 अपॉन ए का उधर क्या कर देंगे, डिवाइड, और बी को ही हमने क्या कहा था, ए का इनवर्स कहा था। तो आपका इनवर्स एलिमेंट कितना आ गया, 16 अपॉन ए। इनवर्स एलिमेंट कितना आ जाएगा, 16 अपॉन ए। प्रतिलोम अवयव कितना आ जाएगा, 16 अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, ए कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर होगा वो आप यहाँ रख सकते हैं हर के लिए। तो यहाँ इनवर्स एलिमेंट कितना आ जाएगा आपका, 16 अपॉन ए। बस ध्यान क्या रखना था, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट रखवाना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट इस पे पूछ सकता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। तो चारों ही पार्ट मैंने करवा दिए हैं, बस प्रोसेस यही रहेगा, बस ए स्टार बी का ऑपरेशन क्वेश्चंस में चेंज होता रहेगा, पैटर्न लिखने का बिल्कुल सेम, कैलकुलेशन आपकी बदलती रहेगी, पैटर्न बिल्कुल क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 को देखते हैं अभी, 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि कोई f एक फंक्शन है जो x से y में डिफाइन है। किसमें डिफाइन है, x से y में। b एन इनवर्टिबल फंक्शन। f कोई फंक्शन है जो सेट x से सेट y में क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय फलन है। इनवर्टिबल का मतलब व्युत्क्रमणीय, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि f जो है वो क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि f का इनवर्स दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। तो हमें क्या दिखाना है, ये क्या पूछना चाह रहा है कि आप प्रूव कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि जो f का इनवर्स आएगा दुनिया में, जो एग्जिस्ट करेगा, वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा, यानी f का एक ही इनवर्स होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि आप मान के लेके चलिए, लेट करके लेके चलिए कोई एक फंक्शन f है जो x से y में क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो फिर आप दिखाइए कि इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसको हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानबूझ के
दो इनवर्स मानेंगे भी, हमें यूनिक दिखाना है, ये तो हमें पता ही है, यूनिक अद्वितीय दिखाना है, पर हम जानबूझ के ये मान के लेके चल रहे हैं कि इसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, G1 एंड G2। तो लेट G1 एंड G2 आर टू इनवर्टिबल फंक्शन ऑफ एफ। यानी हमने मान लिया कि एफ के दो इनवर्टिबल फंक्शन कौन है, G1 एंड G2। ठीक है, हमने उसका उल्टा मान लिया, ये हमें क्या दिखाना, यूनिक, पर हमने कह दिया भाई नहीं, दो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, क्या मान लिया उनको, G1 एंड G2। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करना है तो फिर आपको बेसिक इनवर्स की डेफिनेशन भी आना बहुत जरूरी है। अगर f x से y में डिफाइन है तो f का जो भी इनवर्स होगा वो y से x में होगा, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन का जब इनवर्स निकाल रहे होते हैं तो केवल किसको चेंज करते हैं, डोमेन एंड को डोमेन को इंटरचेंज कर देते हैं बस। f का जो डोमेन है और जो को डोमेन है वो f इनवर्स का क्या हो जाएगा, उल्टे, जो को डोमेन है वो डोमेन में आ जाएगा और जो डोमेन है वो को डोमेन बन जाएगा। यानी f x से y में डेफिनेशन क्या कहती है, अगर f x से y में डिफाइन है और दुनिया में f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो किस में डिफाइन होगा, y से x में, यानी इनको पलट देंगे। और आज के दिन हमने f के दो इनवर्स माने, दो इनवर्स माने, क्या माने, G1 एंड G2। इसका क्या मीनिंग होगा कि G1 जो है वो डिफाइन होगा किसमें, y से x में, एंड G2 जो डिफाइन होगा वो भी किसमें होगा, y से x में होगा। सच दैट, आगे डेफिनेशन क्या कहती है कि f का जो भी इनवर्स होगा वो y से x में तो होगा ही होगा। सच दैट क्या होगा, f ऑफ G1 y इज इक्वल टू क्या आएगा, i y आएगा। देखो f किस में डिफाइन था, x से y में, और G1 किससे, y से x में। तो इस y के एलिमेंट हमने कैसे माने, y जैसे ही, क्या माने, y। ये डेफिनेशन है भाई आपकी इनवर्स की, ये लाइन आपको याद ही रखनी है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। देखो आगे कौन लिखा है यहाँ, G1, और G1 किस में डिफाइन है, y से x में, तो इधर क्या लेंगे आप, y लेंगे, यानी डोमेन का एलिमेंट लेंगे y कोई। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, i y, यानी जो यहां रखेंगे रिजल्ट में वही देगा वापिस आपको, जो आप यहां रखवाएंगे वापिस क्या देगा वही, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स है भाई। f का इनवर्स कौन है, G1। तो जब आप इस पे अप्लाई करवाएंगे कंपोजिट फंक्शन तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमेशा आइडेंटिटी, यानी जो यहां y रखेंगे रिटर्न में आपको वही मिलेगा, i y हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी G2 भी तो है y से x में, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ G2 y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i y। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे, सेकंड। और दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों देखो किसके बराबर है, i y के, तो दोनों को क्या रखवा सकते हैं, इक्वल। तो f ऑफ G1 y इज इक्वल टू क्या रखवा सकते हैं, f ऑफ G2 y। और इस पे अपनी डेफिनेशन लगा दें, और हटाएंगे तो क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट लगा लेंगे भाई। तो f ब्रैकेट क्या जाएगा यहाँ, G1 y, f यहाँ कितना आ जाएगा, G2 y। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे है आपकी, हमें ये पता है कि f क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, यानी f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और किसी भी फंक्शन का जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब 100% वो 1 1 on 2 होगा, तभी तो दुनिया में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब अगर f 1 1 on 2 है, f क्या है यहाँ पे 1 1, और अगर f 1 1 है तो fx1 इज इक्वल टू क्या होता था, fx2। तो अब हम क्या लिखते थे, x1 इज इक्वल टू x2। अगर f कभी भी 1 1 है तो इसका मतलब क्या होता था, fx1 बराबर fx2 लेके चलते थे तो x1 बराबर क्या आएगा, x2, यानी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपके लिए है ना, ये जो वैल्यू लिखी हुई, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये x1 है, और ये वाला ब्रैकेट का मान कौन है, x2 है। तो आप कहां पहुंच गए, fx1 इज इक्वल टू fx2। और हमें पता है कि f तो 1 1 है, और अगर f 1 1 है तो fx1 बराबर fx2 आ गए, और f 1 1 है इसका मतलब क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 होगा। x1 कौन है यहाँ, G1y, x2 कौन है यहाँ, G2y। रीजन आप लिख देंगे, सिंस f इज 1 1, f 1 1 है इसलिए हम ये चीज लिख पाए कि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर क्या होता है, x2। तो G1y बराबर क्या हो जाएगा, G2y।
तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो g1 बराबर क्या आ जाएगा, g2। इसका मतलब क्या हुआ, g1 और g2 दोनों क्या है, बराबर हैं। हमने तो f के दो इनवर्स माने थे अलग अलग, g1 g2, और दोनों कैसे ही निकले, दोनों तो सेम निकले, एक ही निकले। इसका मीनिंग क्या हुआ कि f का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। f का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। हमने पूरी कोशिश की थी, हम तो दो दो इनवर्स लेके चले थे, पर दोनों ही बेचारे लास्ट में क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस इनवर्स ऑफ f हैज यूनिक, इनवर्स ऑफ f हैज यूनिक। f का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। और अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी इसी में 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। और जो 15 है वो बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लिखने का पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड में पूछा हुआ है 2013 के अंदर, है ना, 2013 में। बुक का ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है आपका बुक के अंदर। थोड़ा सा बोर्ड ने इसमें चालाकी कर दी, केवल नोटेशन बदलने के अंदर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर और एस समुच्चय ए यानी सेट ए के अंदर तुल्यता संबंध है। आर और एस जो है वो क्या है, तुल्यता संबंध है ए के अंदर। तुल्यता का मतलब होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और जो भी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा, समतुल्य होगा, वो सिमेट्रिक होगा यानी सममित होगा, और वो संक्रामक यानी ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों चीज होगा, तभी तो हम उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। लास्ट वीडियो में फुल डिटेल से बात की थी इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। तो यहां पे कह रहा है कि कोई आर है, एक रिलेशन संबंध, एक एस है, कोई दूसरा रिलेशन, जो कि सेट ए के अंदर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। आपकी बुक में जो नोटेशन है वहां पे है R1 R2। बुक का नोटेशन क्या है, R1 R2, और बोर्ड ने क्या कर दिया, R1 को R बोल दिया, R2 को S बोल दिया। बस इतना ही चेंजिंग किया, नोटेशन बदल दिया, क्वेश्चन बिल्कुल क्या आपका सेम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। बुक वाली लैंग्वेज आपको बहुत कम समझ में आने वाली है, उसके अंदर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यू उसको लिखा है। तो यहां पे हम उस चीज को कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या गिवन है, एक तो ना पहले हम ये लिख लेते हैं, गिवन आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, यानी सेट ए के अंदर आर और एस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तुल्यता संबंध है। तो दिखाना क्या है, हमें क्या दिखाना है कि जो आर इंटरसेक्शन एस होगा, आर इंटरसेक्शन एस, बुक में एग्जांपल है वहां लिखा हुआ है R1 इंटरसेक्शन R2, यहां R इंटरसेक्शन S है, बस नोटेशन बदले हुए हैं। तो आपको R इंटरसेक्शन S को इक्विवेलेंस दिखाना है, R इंटरसेक्शन S को क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस का मतलब तुल्यता संबंध दिखाना है। और इक्विवेलेंस कब होगा R इंटरसेक्शन S, जब R इंटरसेक्शन S क्या हो, रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, सिमेट्रिक, सममित और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, तीनों तभी होगा। तो सबसे पहले किसको चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव को करना पड़ेगा। किसको चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव को। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमें हमेशा कितने एलिमेंट लेते थे, एक एलिमेंट लेते थे ए, क्योंकि ए में है ना नोटेशन, यहाँ पे आपका सेट ए से क्या ले लिया हमने, एक नोटेशन ले लिया ए, सेट ए का एक एलिमेंट ले लिया ए। ठीक है, इसको कोई ज्यादा अपनी जरूरत नहीं है, बस लिखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम हमेशा एक एलिमेंट लेते थे, खुद का खुद के साथ ही तो देखते थे ना, ए का ए के साथ। तो हमें ये तो गिवन है ही, क्या गिवन है कि आर और एस इक्विवेलेंस है, आर और एस दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंस, इसका मतलब दोनों तुल्यता है। और जब आर और एस इक्विवेलेंस है इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव होगा, तभी तो होगा वो इक्विवेलेंस।
क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन होने चाहिए। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आर एंड एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, और एस भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर आर रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब ए का ए से रिलेशन बैठेगा, तो ए बिलोंग्स टू किस में आएगा, आर में, तभी तो आर रिफ्लेक्सिव हो सकता है भाई। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद के साथ होना जरूरी है, तो ए का ए से होगा। और एस भी क्या कह रहा था कि रिफ्लेक्सिव है, तो ए का ए बिलोंग्स टू किस में आएगा, एस में। ए बिलोंग्स किस में कर रहा है, आर में, और ए बिलोंग्स किसके अंदर आ रहा है, एस में। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स किस में करेगा, आर इंटरसेक्शन एस में करेगा। किसके अंदर करेगा, आर इंटरसेक्शन एस के अंदर, क्योंकि जो एलिमेंट आर में है वही एस के अंदर भी है, तो आर इंटरसेक्शन एस के अंदर भी आएगा। आर इंटरसेक्शन एस का मतलब क्या होता है, आर और एस के कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो ये ए आर के अंदर भी है और ए एस के अंदर भी है, तो किसके अंदर भी मिलेगा, आर इंटरसेक्शन एस में, क्योंकि दोनों में कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर होने का मतलब दस आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा आपको क्या चेक करना होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बोले तो सममित, है ना। सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए हमें पता है दो एलिमेंट लेते थे, ए और बी, सेट ए की। यहाँ सेट ए है तो सेट ए से क्या ले लेंगे, ए एंड बी। और सिमेट्रिक के लिए क्या मानते थे कि ए का बी से रिलेशन है, फिर उल्टा चेक करते थे कि बी का ए से रिलेशन भी होगा। बी का किससे होगा, ए से होगा। तो एक तो मान के लेके चलना पड़ेगा ना आपको कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ये तो हम मान के लेके चलेंगे कि ए बी किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, आर इंटरसेक्शन एस के। दिखाना क्या है कि बी ए बी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ये आपको दिखाना है। तो देखिए हमने क्या माना कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, यानी ए बी किसके अंदर आ रहा है, आर के भी और एस के, इंटरसेक्शन दोनों के अंदर मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए बी किसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, आर के, एंड ए बी किसके अंदर बिलोंग्स करेगा, एस के। ए बी किसके अंदर बिलोंग करेगा, एस के, आर और एस। और ये तो पता ही है कि आर तो सिमेट्रिक है, गिवन है, आर और एस क्या इक्विवेलेंस है, तो ये सिमेट्रिक होगा ही होगा। अगर आर सिमेट्रिक है तो ए बी बिलोंग्स टू आर में अगर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर में होगा ही होगा, क्योंकि आर तो क्या आपका सिमेट्रिक है। और आर सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं, जब ए का बी से हो और बी का ए से हो। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो 100% बी ए बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, सिमेट्रिक है। ये बात अगला बोल रहा है। ऐसे ही एस भी सिमेट्रिक है, तो बी ए बिलोंग्स टू किस में करेगा, एस में करेगा। तो बी ए बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू एस, तो बी ए तो आर और एस दोनों के अंदर कर रहा है बिलोंग, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। सब लिखने की माया और कुछ भी नहीं है, सोचना सब घुमा फिरा के उधर ही पहुंचना है। एफ बी लेके चले थे, बी ए को ला दिया उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि एफ बी यहां से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा कि एफ बी आर के अंदर, एफ बी एस के। अब आर और एस सिमेट्रिक हैं, इसलिए बी ए आर में आ जाएगा, बी एस में। तो फिर आप बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन भी किस में आएगा, बी ए आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दस आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। कैसा हो जाएगा भाई, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब तीसरा हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव, संक्रामक देखना भाई, ट्रांजिटिव। इसके लिए हम तीन एलिमेंट लेते थे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेके चलते थे कि ए का बी से है, बी का सी से है, फिर चेक करते थे कि ए का सी से होगा। तो सबसे पहले आप क्या मान के लेके चलेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इधर, कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ए बी किसके अंदर बिलोंग्स करेगा, आर इंटरसेक्शन एस, क्योंकि ए का बी से लेके तो चलना ही पड़ेगा। एंड बी का सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ए का बी से, बी का सी से, फिर किसमें चेक करेंगे कि क्या ए का सी से है। अब देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इसका मतलब ए बी किसके अंदर आ रहा है, आर के। ए बी किसके अंदर आएगा, एस के। यहां बी सी किसके अंदर आएगा, आर के, और बी सी किसके अंदर आएगा, एस के। और ये हमें पता है कि आर और एस जो है वो तो खुद इक्विवेलेंस हैं,
और आर और एस इक्विवेलेंस है, इसका मतलब आर और एस क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो जब ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी आर में आएगा ही आएगा। ए सी किसके अंदर आएगा, आर में आएगा ही आएगा। ऐसे ही एफ बी एस में है, यहां से बी सी एस में है तो ए सी भी किसके अंदर आएगा, आर के अंदर आएगा ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज, है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा एक स्टेप कम करके, ए सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि एफ बी आर इंटरसेक्शन एस के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है और आर एस दोनों ही क्या है आपके, ट्रांजिटिव हैं। आर और एस तो है ही, हमें तो आर इंटरसेक्शन एस को देखना है। तो जब आर आपका क्या है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ए का बी से था, बी का सी से, तो ए का सी से पक्का था, तभी तो ट्रांजिटिव हुआ। और आपका ऐसे ही ऐसे हुआ, तो एस सी बिलोंग्स टू आर और एस सी बिलोंग्स टू एस, दोनों के अंदर आ रहा है, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, एस सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। इसका मीनिंग क्या हो गया, दस आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, दस आर इंटरसेक्शन एस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा है आपका, आर इंटरसेक्शन एस कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन इजी है, बस इसमें जो थोड़ा टफ लिखता है वो क्या होता है कि ये जो चीजें लिखनी है ना, ये बड़ी ढंग से लिखनी है। आप इसमें इधर उधर नहीं कर सकते चीजों को, अपने पास अपने तरफ से कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा लिखेंगे एक दो बार तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि रिफ्लेक्सिव में हम ए का ए से देखते हैं, सिमेट्रिक का एक से बी के लेके चलते हैं, फिर बी का ए से दिखाते हैं, ट्रांजिटिव में ए का बी से, बी का सी से लेके चलते हैं, फिर ए का सी से चेक करवाते हैं। तो बस ये थोड़ा सा लिखने पे आपको ध्यान देना है। तो इस चैप्टर का और आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चंस ही मैं इसमें करवाने वाला हूं आपको, और लगभग जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए, बोर्ड के तो सारे क्वेश्चंस ही लिए हैं, और उसको आप देख के खुद डिसाइड कर लें कि बोर्ड ने किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक। ठीक है, तो आप पूरी मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो पेपर भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बिल्कुल टेंशन ना करें। पेपर इससे भी इजी आने वाला, बोर्ड का पेपर बिल्कुल इजी आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, छोटे क्वेश्चंस आप कवर करें, जितने भी छोटे क्वेश्चंस हैं वो जरूर ढंग से करें। जितने भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के लास्ट में एक एक दो दो, वो सारे कवर करने, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 12 क्वेश्चन वहां से उठने हैं, और मोस्टली 10 तो 100% वहीं से उठेंगे, और 2 क्वेश्चंस इधर उधर करता भी है तो कोई बहुत माइनर उसमें चेंजिंग करेगा, नहीं तो हमें वहीं से मिलने वाले। हो सकता है 12 के 12 मिले, नहीं तो 10 के आसपास तो पक्का पूरा पूरा विश्वास है कि आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, कोई भी चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, उसके जो स्टार्टिंग एक दो एग्जाम्पल होते हैं, हर एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल होते हैं, उसके जो स्टार्टिंग 1 2 3 जो एग्जाम्पल होते हैं थोड़े इजी भी हो, ज्यादा बड़े कैलकुलेटिव नहीं हो, कैलकुलेशन वाले ना हो, ठीक है ना, वो आप जरूर करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वही उठाएगा। और एग्जाम्पल ज्यादा करें, ज्यादातर बोर्ड में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल पे हमें बिल्कुल फोकस करना है, ज्यादा सोल्व करना है थोड़ा सा एक्सरसाइज से, क्योंकि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में सेम मेथड के हैं, तो आप उधर सोल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज फिर अपनी कवर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से बताएंगे, अगर टाइम एडजस्ट हुआ, टाइम निकला, तो कुछ वीडियोज में बना के डाल दूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, और नहीं है कोशिश, आशा है कि कर ही लोगे आप इतना तो कवर। बाकी जितने भी चैप्टर्स है वो मैंने सारे कवर से करवा दिए हैं। आपको अपने एग्जाम को ढंग से देना है और उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है, और ये सीरीज आपको उसमें बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। और इसके अलावा जो 5 मॉडल पेपर मैंने दिए थे, टेलीग्राम जो चैनल है मैथ्स विद सांगवान सर, आप सर्च कर ले, वहां से ले लें, उनको आप बार बार सॉल्व करें। जब भी आपका मूड बने 2-2.5 घंटे एक मॉडल पेपर आप सॉल्व कर दें, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम मुझे लग रहा है, और एग्जाम में टाइम थोड़ा सा कम है, क्वेश्चंस आपके ज्यादा, एक पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं आपके,
तो 5 मॉडल पेपर में 250 यानी 250 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और इतने कर लोगे तो आपके हर मेथड वैसे ही रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से एग्जाम देनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, टाइम बहुत कम है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर कोई वीडियो बना के डाल देंगे। अभी भी थोड़ा सा टाइम है अपने पास, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, मेहनत से लगे रहिए, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, और आप भी बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 12th के बाद में जो भी स्टूडेंट डिफेंस की तैयारी करेंगे उसके कुछ वीडियो हैं, और बाकी उस सीरीज को मैं आगे फिर बढ़ाऊंगा। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं कोचिंग से बेटर तरीके से सोल्व करेंगे, काफी बुकों का मिक्सअप करके। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे इतने क्वेश्चंस आपको नहीं करवाने वाला है कोई। कॉम्प्लेक्स के वीडियो आप देख लेना, और फिर आप जहां कोचिंग में जा रहे हो वहां से देख लेना। ठीक है, तो उस पर भी काम करेंगे, 11th 12th के ऊपर भी काम करेंगे, पूरे चैप्टर्स पे कोशिश होगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हो सकता है वो 12th का हो, 11th का हो, डिफेंस का हो, या अपनी सीरीज का भी हो सकता है ना, कोई भी हो, नए वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो यहां तक आप सभी का साथ देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से एग्जाम देना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।